हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि। सभी भावी शिक्षक और सभी भावी शिक्षिकाओं का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म दृष्टि पर। ठीक है। रीट 2025 मॉडल पेपर L1 और L2। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही शानदार और गजब लेवल के प्रश्न। आज तक जो जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं, ठीक है, उन सभी प्रश्नों को लेकर के व्याख्या सहित बात करेंगे। और रीट 2025 के अंदर होने वाला जो परीक्षा है उसके अंदर यही क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये आपके ऊपर है, ठीक है, कि आप जो है वो क्लास के अंदर कब तक टेक पाते हैं। ठीक है, चलिए प्रत्येक प्रश्न की आराम से धैर्य के साथ में व्याख्या करेंगे, एक एक प्रश्न को आराम से समझेंगे और क्लास के अंदर ही आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से वृद्धि के बारे में, ठीक है, निम्न में से वृद्धि के बारे में यानी कि ग्रोथ को लेकर के, ठीक है, वृद्धि आ जाए या साथियों प्रश्न के अंदर वृद्धि आए या फिर अभिवृद्धि आए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है साथियों, वृद्धि आ जाए प्रश्न के अंदर या फिर अभिवृद्धि आ जाए, दोनों एक ही चीज़ें हैं। काली ही शारदा है और शारदा ही काली है, यानी कि ये नदियों के नाम है। ठीक है, अब देखो कौन सा वृद्धि के बारे में जो है वो सत्य नहीं है, यानी कि आपको वृद्धि के बारे में असत्य छांटना है। ठीक है, वृद्धि का सीधा सा संबंध होता है अपने शारीरिक परिवर्तन से। ठीक है, अपने शरीर के अंदर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो क्या है, वृद्धि है। ठीक है, अपने शरीर का आकार का बढ़ना, अपने शरीर का भार का बढ़ना, नाखूनों का आना, ये सभी जो हैं वो किससे संबंधित हैं, ये सभी जो हैं वो वृद्धि से संबंधित हैं। ठीक है, तो इनमें से चारों में से आपको बताना है कि वृद्धि, ठीक है, ग्रोथ के बारे में अभिवृद्धि को लेकर के कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो, वृद्धि जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल सही। देखो नहीं और हाँ का ध्यान रखना साथियों, पेपर के अंदर नहीं और हाँ का ध्यान रखना। देखो यहाँ पे क्या करा है, नहीं है। ठीक है, अब आप पेपर को पढ़ोगे, मुझे पता है कितने की स्पीड में, ठीक है, 100 की स्पीड में, और वहाँ पर क्या कर दोगे, नहीं जो शब्द है ये आपको दिखेगा नहीं, और कई बार नहीं भी दिखता है। गलत करवाने के लिए नई शब्द जो है वो नहीं दिखता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखें, वृद्धि जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अब देखो प्रक्रिया है, अगर ये नई जो शब्द है ना, ये नहीं होता, नई शब्द अगर नहीं होता तो फिर सही होता, लेकिन देखो वृद्धि जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वृद्धि जो होती है ये चलती है मध्य किशोर अवस्था तक। कब तक चलेगी, मध्य किशोर अवस्था तक चलेगी। देखो वृद्धि का सीधा संबंध किससे है, अपने शरीर के आकार और भार से। ठीक है, अब अपने शरीर का आकार और भार कब तक बढ़ेगा भाई, कब तक बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप अभी जो है वो अपनी ऊंचाई अगर बढ़ रही है तो क्या ये बढ़ती रहेगी जीवन पर्यंत, नहीं, एक निश्चित समय के बाद ये रुक जाएगी, यानी कि मध्य किशोर अवस्था के बाद में। ठीक है साथियों, मध्य जब हम 20, 22 या 25 के हो जाएंगे तब तक जो है वो अपनी आकार और शरीर का जो भार है ये रुक जाएगा। ठीक है, तो ये एक तो जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, और ये मध्य किशोर अवस्था तक ही चलती है। क्या, वृद्धि। ठीक है, विकास, ठीक है, विकास की बात करें ना तो ये जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है ये गर्भावस्था से शुरू होगा और लास्ट तक चलेगा, जब तक ऊपर जाओगे तब तक। ठीक है, लेकिन वृद्धि की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ मध्य किशोर अवस्था तक ही चलती है। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन बी कह कि वृद्धि विकास का एक चरण है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, विकास का ही एक चरण है वृद्धि। ठीक है, क्योंकि देखो विकास के तो कई पहलू है भाई। विकास तो अपना मानसिक विकास हो सकता है, अपना शारीरिक विकास हो सकता है, तो शारीरिक विकास जो है वो क्या है, वृद्धि है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सत्य है कि विकास जो है ये वृद्धि का एक चरण है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देखो ऑप्शन तीसरा क्या कराएं, ऑप्शन तीसरा कराएं कि वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करती है, ये बिल्कुल सही है। वृद्धि का सीधा संबंध अपने किससे है, सिर्फ और सिर्फ शरीर से है। ठीक है, तो वृद्धि जो है, ग्रोथ जो है, अभिवृद्धि जो है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के अंदर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको प्रकट करती है, उनको व्यक्त करती है। तो तीसरा भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। लेकिन देखो चौथा क्या कह रहा है भाई, चौथा कह रहा है कि वृद्धि में गुणात्मक और ये क्या कह रहा है, परिमाणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति होती है। देखो साथियों यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे ये बात करना है गुणात्मक की, लेकिन वृद्धि जो होती है, ठीक है, वृद्धि जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ एक मात्रात्मक होती है। वृद्धि जो है ये गुणात्मक नहीं होती है साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक होती है। अच्छे से ध्यान रखना, वृद्धि जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक मात्रात्मक परिवर्तन है, न कि गुणात्मक। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वृद्धि सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक होती है, इसको हम माप सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का जिनका भी आंसर डी आ रहा है, ठीक है, वो मास्टर और मास्टरनी जरूर बन जाएंगे। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है किसको लेकर के, ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर के, ठीक है। हाँ, मानव विकास को लेकर के। देखो, मानव का विकास होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, एक क्वेश्चन यहाँ से स्टार लगा लेना, लेकिन कभी भूल मत जाना, विकास जो है ना ये साथियों प्रसव पूर्व अवस्था, विकास जो है ये प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं कि ध्यान रखें कि एक मनुष्य का विकास प्रारंभ होता है, ठीक है। तो विकास हमेशा प्रसव पूर्व अवस्था या फिर प्रसव पूर्व नहीं आए तो आएगा गर्भावस्था, ठीक है। प्रसव पूर्व नहीं आए तो क्या आएगा, गर्भावस्था आएगा। तो विकास की जो शुरुआत होती है ये प्रसव पूर्व अवस्था या फिर गर्भावस्था से होती है, ठीक है। तो मानव विकास मात्रात्मक है बिल्कुल, गुणात्मक है बिल्कुल है, एक सीमा तक अमापनीय ऐसा नहीं है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। देखो, वृद्धि जो है वो हमने बात की थी कि वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है और वृद्धि जो है वो विकास का एक भाग होती है। वृद्धि जो है उसको हम विकास के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो विकास और वृद्धि यानी कि वृद्धि विकास में आ गई तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे 4 नंबर आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास जो होता है ये हमेशा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है और वृद्धि केवल और केवल मात्रात्मक होती है, ठीक है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, विकास को हम माप भी सकते हैं, क्योंकि शारीरिक विकास होगा तो माप सकते हैं और बाकी विकास होंगे तो उसको हम जो है वो गुण यानी कि महसूस कर सकते हैं। तो विकास हमेशा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, ठीक है। और वृद्धि पूछें तो सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन जिन मास्टर और मास्टरनियों का है, ठीक है, उनका तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा सही, ठीक है। बाकी वालों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभ्यास के नियम द्वारा छात्रों में विकसित होती हैं। देखो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अधिगम के नियमों की, ठीक है। अधिगम के नियम, ठीक है। अधिगम के जो नियम हैं ये दिए हैं थॉर्नडाइक ने, ठीक है। अधिगम के जो नियम हैं ये किसने दिए थे, ये दिए थे थॉर्नडाइक ने, ठीक है। थॉर्नडाइक ने दिए, लेकिन कितने दिए, तो देखो 3 तो दिए थे मुख्य नियम, 3 में क्या दिए मुख्य नियम, और 5 दिए थे गौण नियम, ठीक है। गौण नियम से आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और मुख्य नियम से हर बार पूछा गया है। तो ध्यान रहे, देखो थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए, ठीक है। पहला जो नियम है वो है अपना कौन सा, पहला जो नियम है वो है तत्परता का, तत्परता का, ठीक है। सेकंड जो 1 नंबर है, 1 नंबर नहीं, ठीक है, 2 नंबर नहीं, पहले 1 नंबर आएगा फिर 2 आएगा, ठीक है। 2 नंबर पर हो जाएगा अभ्यास का, ठीक है। पहला जो नियम है वो है तत्परता का नियम, ठीक है। दूसरा जो नियम है वो है अभ्यास का नियम और तीसरा जो नियम है वो है प्रभाव का नियम, ठीक है। तो ये 3 नियम किसने दिए हैं, ये तीनों नियम जो हैं वो थॉर्नडाइक ने दिए हैं, ठीक है। और तीनों जो हैं वो मुख्य नियम है, कौन कौन से, तत्परता का नियम, ठीक है, सेकंड अभ्यास का नियम और तीसरा जो है वो प्रभाव का नियम। अब होता क्या है देखो, पहली चीज यहाँ पे ये है प्रभाव के नियम की बात, सॉरी सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सबसे पहले बात करेंगे तत्परता के नियम की, ठीक है। तत्परता का नियम सिंपल सी बात है, तत्परता का नियम ये कहते हैं कि अगर किसी भी काम को करने के लिए अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हैं, ठीक है, आप मनोविज्ञान पढ़ने के लिए आपका मन भी इधर है, ठीक है, और आपका शरीर भी इधर है, तो प्रत्येक क्वेश्चन आपको आराम से याद हो जाएगा। और मन अगर कहीं पे भटक रहा है, ठीक है, आजकल कहाँ भटकता है, ठीक है, तो ये जो है यानी कि मन और शरीर दोनों पर एक जगह पर हैं तो किसी भी कार्य को करना हम सीख जाएंगे, ये कहता है तत्परता का नियम, ठीक है। यो अपना जो है वो थॉर्नडाइक ने पहला नियम दिया है तत्परता का नियम, ठीक है। सेकंड जो है वो है अभ्यास का नियम, ठीक है। अभ्यास का नियम कहता है कि कोई भी काम करना अगर हमें नहीं आता है, माना कि अपने जो है वो कंप्यूटर के ऊपर या फिर मोबाइल के अंदर टाइपिंग करनी अपने नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे हम जब इन चीज़ों का प्रयास करेंगे और इन प्रयास करते करते जो है अभ्यास करते करते हम जो है वो इन चीज़ों को सीख जाएंगे, तो ये होता है अभ्यास का नियम, ठीक है। तो सेकंड नियम अभ्यास का नियम, ठीक है। तीसरा नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम कहता है कि किसी भी कार्य को करने के बाद में अगर हमें संतुष्टि की प्राप्ति होती है, किसी भी कार्य को करने के बाद में अगर हमें संतुष्टि की प्राप्ति होती है तब हम उस कार्य को करना सीख जाते हैं, ये कहता है प्रभाव का नियम, ठीक है। तो जहाँ पर भी संतुष्टि शब्द लिखा हुआ है वहाँ कर देना प्रभाव का नियम, ठीक है। जहाँ पर भी अभ्यास आए वहाँ पर हो जाएगा अभ्यास का नियम, और जहाँ पर भी शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार आए तो वहाँ पे लिखना है तत्परता का नियम। एक घोड़े को पानी पिलाने के लिए तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको जो है वो पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ये कहता है तत्परता का नियम,
ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, अभ्यास। अभ्यास में क्या होता है, अभ्यास में होगा कुशलता का विकास, ठीक है। अभ्यास के नियम से कुशलता का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। चलिए, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी क्रिया को, ठीक है, बार बार दोहराने से उनका संबंध जो है वो दृढ़ हो जाता है, ठीक है। उक्त कथन थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है, ठीक है। क्या कह रहा है, बार बार दोहराना, ठीक है, बार बार अभ्यास करना, बार बार क्या करना, अभ्यास करना। तो ये किस नियम से है, ये है अभ्यास के नियम से, ठीक है। किस नियम से है, अभ्यास के नियम से। आप मुझे बताओ कि थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम बताए और कितने जो हैं वो गौण नियम बताए, कमेंट करो, ठीक है। थॉर्नडाइक ने जो है वो कितने मुख्य नियम बताए और कितने जो हैं वो गौण नियम बताए। इस प्रश्न का आंसर जो है वो आप सभी को कमेंट करके बताना है। जो भी विद्यार्थी क्लास को देख रहा है प्रत्येक विद्यार्थी को कमेंट करना है और चैनल के साथ जुड़ जाना, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं है। देखो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि देखो न्यूटन का है, ठीक है। न्यूटन ने वृक्ष से सेब को नीचे गिरते देखा। अच्छा, फिर उसके बाद में अचानक से उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। देखो अचानक से की है, ठीक है। कैसे की है, अचानक से। अचानक से किसी भी समस्या समाधान का पता चलना, अचानक से, ठीक है। तो ये कौन सा सिद्धांत है, किस सिद्धांत का उदाहरण है। देखो अंत्यदृष्टि का है, चिंतन का है, अभिप्रेरणा का है या फिर प्रेरणा का। मैंने आपको कहा था अंत्यदृष्टि का मतलब हो गया किसी भी विषय वस्तु के बारे में अचानक से ज्ञान होना, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, अंत्यदृष्टि का, ठीक है। अंत्यदृष्टि या फिर सूझ का, अंत्यदृष्टि का जो सूझ का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादक है कोहलर, ठीक है। प्रतिपादक कौन है, कोहलर है। तो ए ऑप्शन जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरनियों का ए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा, अंत्यदृष्टि का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहार जो है ये किस सिद्धांत ने दिया था। ये क्या कह रहा है, अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था, ठीक है। उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था, ये आपके थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा गया किसने भाई, ठीक है। वापस रिपीट होकर के 2013 से 2025 में टपक सकता है, ठीक है। अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का जो सिद्धांत है ये किसने दिया है, तो ये दिया है कोहलर ने, ठीक है। ये किसने दिया है, कोहलर ने दिया है। तो आपका यहाँ पे चौथा ऑप्शन कोहलर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि चिंतन, ठीक है, मानसिक क्रिया का पहलू है। ये रीट L1 2016 के अंदर पूछा गया है कि चिंतन जो है ये किस मानसिक क्रिया का पहलू है। तो ये कौन सी हो जाएगी, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या फिर कोई नहीं। तो ये हो जाएगी ज्ञानात्मक। चिंतन जो है ये साथियों ज्ञानात्मक या फिर संज्ञानात्मक होता है, ठीक है। चिंतन जो है ये ज्ञानात्मक या फिर संज्ञानात्मक होता है। तो ए ऑप्शन जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरनियों का यहाँ पे ए ऑप्शन आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चिंतन जो है ये एक ज्ञानात्मक पक्ष का पहलू है, ठीक है, ज्ञानात्मक या फिर संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न देखो, देखो इसकी व्याख्या है कि चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, ठीक है, जो सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलता है, ठीक है। और रोस के अनुसार चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक प्रक्रिया। तो ये रोस ने कहा था, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। ये अपनी व्याख्या में आए गया है तो ध्यान रख लेना, ठीक है, कि चिंतन को ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक प्रक्रिया जो है वो किसने कहा था, तो ये रोस ने कहा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि चिंतन क्या है, ठीक है। ये रीट L1 2016 का है ये भी, ठीक है। रीट L1 2016 के अंदर पूछा गया है कि चिंतन जो है वो क्या है, ठीक है। प्रतीकों का प्रयोग है, भाषा का प्रयोग है, क्या लग रहा है, प्रत्यक्षिक प्रक्रिया या फिर संप्रत्य अधिगम। तो ये जो है वो कॉन्सेप्ट लर्निंग नहीं है, ये तो है प्रतीकों का प्रयोग करना, ठीक है। किसका, यूज ऑफ सिंबल, यानी कि प्रतीकों का प्रयोग करना। चिंतन क्या है, चिंतन जो है ये है प्रतीकों का क्या करना, प्रयोग करना। तो जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरनियों का ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा प्रतीकों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न की चिंतन में प्रतीक और चिन्ह आते हैं। चिंतन की प्रक्रिया के अंतर्गत अपने क्या प्रतीक और चिन्ह आते हैं, ठीक है। वास्तविक अनुभवों, क्रियाओं और वस्तुओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। प्रतीकों का प्रयोग जो है वो चिंतन का मुख्य साधन है, ठीक है। प्रतीकों का प्रयोग करना ही चिंतन का क्या है, मुख्य साधन है, प्रतीकों का प्रयोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि
निम्न में से कौन सा जो है वो चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण तो है लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण है। ये आपकी रीट L1 2012 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और ये वापस टपकेगा 2025 के अंदर। ठीक है, निम्न में से टपक सकता है भाई। ठीक है, देखो निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे कम महत्वपूर्ण जो है वो कौन सा है। ठीक है, चित्र, प्रतीक और चिन्ह, मांसपेशी क्रियाएं या फिर भाषा। तो यहाँ पे देखो चिंतन में मांसपेशी क्रियाएं जो हैं ये सबसे कम महत्वपूर्ण है, मांसपेशी क्रियाएं। ठीक है, देखो चित्र तो है, प्रतीक चिन्ह है और भाषा भी है, लेकिन जो मांसपेशी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जिनका संबंध अपने शारीरिक क्रिया से होता है, ठीक है, जिसका संबंध अपने ऊर्जा से होता है, तो ये जो है वो मांसपेशी क्रियाएं जो हैं ये चिंतन के अंदर जो है वो सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहाँ पे 3 नंबर आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही जगह मांसपेशी क्रिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखो। हाँ, आगे स्टार्ट हो गई है हिंदी भाई। ठीक है, हिंदी के कुछ बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, हिंदी के प्रश्न की पहला क्वेश्चन है हिंदी का है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी शब्द जो है वो पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, इनमें से आपको बताना है कि किस शब्द के जो सभी पर्यायवाची हैं, किस वर्ग के वो आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो, अचल, नग और गिरी ये हिमालय के पर्यायवाची हैं। ठीक है, पर्वत के हैं, बिल्कुल सही है। सूरदेव, अमर ये भी बिल्कुल सही है। तरंगिणी, तटनी और सरिता पर्यायवाची किसके हैं? नदी के। ठीक है, अस्सी, कृपाण और सुरिका। ओहो, यहाँ पे देखो क्या होगा, आंसर क्या होगा सही बताओ। देखो साथियों, सुरिका जो है ना ये तो है चाकू का, जो सुरिका शब्द जो है ये चाकू का पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पे ये अस्सी और कृपाण जो है ये पर्यायवाची हैं तलवार के। ये जो दोनों पर्यायवाची हैं ये साथियों तलवार के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अस्सी और कृपाण जो हैं ये तलवार की पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पे मैं अगर सुरिका की बात करूँ तो ये जो है वो अपना चाकू का एक पर्यायवाची है। कौन सा? सुरिका। सुरिका चाकू का है और अस्सी और कृपाण ये तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, वे क्या भी है क्या? वे क्या है कि अस्सी कृपाण ये तलवार के हैं और सुरिका जो है ये चाकू का पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द जो हैं वो सही है। ठीक है, किस क्रमांक के अंतर्गत सभी पर्यायवाची शब्द जो हैं वो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं यानी कि सही है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो, रुधिर, रक्त और लहू ये बिल्कुल सही है। ये सारे जो हैं वो ब्लड के पर्यायवाची हैं यानी कि खून के पर्यायवाची हैं। ठीक है, रुधिर, रक्त और लहू, ठीक है, ये तीनों जो हैं वो अपने खून के ब्लड के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद में तरु, वृक्ष, ये तरु और वृक्ष ये दोनों हैं एक दूसरे के, लेकिन कुसुम जो है ये पुष्प का पर्यायवाची है। ठीक है, सुमन है, कुसुम है, ठीक है, ये जो है वो अपने प्रसून है। ठीक है, ये जो है वो पुष्प का पर्यायवाची है। कौन सा? कुसुम। ठीक है, तो कुसुम हो गया प्रसून का, तो तीसरा अपने आप में सही नहीं है। ठीक है, नीर, वस्त्र और पद, देखो नीर है जल का। ठीक है, नीर जो पर्यायवाची है साथियों ये तो है जल का, लेकिन पद की बात करें तो ये है पौधे का। ठीक है, नीर जो है ये जल का पर्यायवाची है और पादप जो है ये साथियों पौधे का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, देखो समीर, विभावरी, अदनल, अदनल किसका है? ठीक है, अदनल जो है ये तो है आग का। ठीक है, अदनल जो है ये साथियों आग का है। विभावरी जो है ये है रात का, रात्रि, रात, निशा, विभावरी। ठीक है, ये जो है तमी, ये जो है वो अपने सारे किसके? निशा, ये रात के पर्यायवाची है। और समीर जो है ये हवा का पर्यायवाची है। ठीक है, समीर जो है ये साथियों हवा का पर्यायवाची है। अनिल जो है ये अपने हवा का पर्यायवाची है। अनल जो है ये आग का पर्यायवाची है और विभावरी जो है ये रात का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि असंगत विलोम युक्त विकल्प हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा विलोम शब्द जो है वो असंगत है? ठीक है, ऑप्शन ए देखो, श्री गणेश इतिश्री। श्री गणेश का मतलब हो गया किसी भी कार्य को प्रारंभ करना। ठीक है, श्री गणेश करना, और इतिश्री का मतलब हो गया द एंड। ठीक है, किसी भी कार्य को क्या करना? पूरा करना, एंड करना, ये हो गया इतिश्री। ठीक है, उसके बाद में सूरवीर, देखो सूरवीर, तो सूरवीर तो साथ में आएगा, सूर और वीर जो है ये तो दोनों साथ में आते हैं, तो वीर का क्या हो जाएगा? वीर का हो जाएगा कायर। ठीक है, विलोम युक्त असंगत है तो ये सूरवीर होगा। बाकी मृषण का रूप सही है, अनिवार्य का अनिवार्य ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे जो है वो आपका विलोम युक्त जो है वो असंगत है, क्योंकि वीर का हमेशा कायर होता है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, स्वार्थ का विलोम शब्द है, तो स्वार्थ का हो जाएगा परमार्थ। ठीक है, ऑप्शन चौथा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वार्थ का पूछना है तो कर देना परमार्थ, यानी कि ऑप्शन चौथा परमार्थ हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि कृस का विलोम शब्द है। ठीक है, कृस जो शब्द है इसका विलोम शब्द जो है वो कौन सा है, तो कृस का हो जाएगा क्या, कृस कृस कृस, कृस का क्या होगा, कृस का हो जाएगा स्थूल। ठीक है, कृस जो है वो इसका स्थूल हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन जिनका भी है कृस का स्थूल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है। ठीक है, मानसिक भावों को छिपाना, इसके लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है, तो मानसिक भावों को छिपाना उसको हम कहते हैं अवहितता। क्या कहेंगे, अवहितता कहेंगे। तो जिनका भी ऑप्शन 3 नंबर है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, मानसिक भावों को छिपाना यानी कि अवहितता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ जी, अगला साथियों प्रश्न कह रहा है कि वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो उसके लिए एक सार्थक शब्द जो है वो क्या होगा। अच्छा सुने, ठीक है, वह साहित्य जिसके अंदर गद्य और पद्य दोनों क्या हो, मिश्रित हो। ठीक है, उसके लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए कहेंगे चंपू। ठीक है, जिसके अंदर गद्य भी हो और उसके अंदर पद्य भी हो, दोनों के लिए आएगा क्या, चंपू आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 नंबर जिनका भी है उनका बिल्कुल सही जगह, उसको हम कहेंगे चंपू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस विकल्प में, ठीक है, शब्द युग्म अर्थभेद जो है वो सही है। ठीक है, देखो कथा, कथा कहानी। ठीक है, कथा, देखो ये कथा है कहानी। ठीक है, ये कंता जो है वो मसाला, पान मसाला नहीं होता है। ये कथा तो क्या होता है, ये वृक्ष होता है, वो कत्थे का वृक्ष। ठीक है, तो वृक्ष हो गया। ठीक है, उसके बाद में कच और कूच, देखो कच और कूच, कच बाल। ठीक है, कूच सेना नहीं होता, वो कूच होता है सेना के लिए। तो ये ऊ की मात्रा जो है बड़ी आएगी कूच में। उसके बाद में चीर, ये चीर जो है वस्त्र होता है, तोड़ना नहीं होता। देखो चीर, चीर का मतलब वस्त्र। उसके बाद में अग, अग, अग का पाप और अग का पर्वत, ये बिल्कुल आप अपने यहाँ पे जो है वो सही है। तो चौथा जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही होगा, अग का मतलब पाप और अग का मतलब पर्वत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद जो है वो सही नहीं है। ठीक है, किस विकल्प के अंदर शब्द युग्म का जो अर्थभेद है वो सही नहीं है। ठीक है, परवाह, परवाह, देखो एक परवाह, इस परवाह का मतलब होता है फिक्र करना। ठीक है, केयर करना। ठीक है, और इस परवाह का मतलब होता है बहना, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चरम और तरम, देखो इस शर्म का मतलब अंतिम है, इस शर्म का मतलब चमड़ी है। ठीक है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा देखो आलोक, आलोक, अंधेरा, चल पल, और क्या लिखा है, चहल पहल, चल पल, क्या चहल पहल, और पास और पास, तो एक पास का मतलब फंदा और एक पास का मतलब निकट, तो चौथा भी सही है। ठीक है, यहाँ पे फॉल्ट है अपने तीसरे के अंदर। ठीक है, फॉल्ट कहाँ पर है, तीसरे के अंदर है। तीसरे के अंदर फॉल्ट क्या है, देखो इस आलोक का मतलब प्रकाश होता है, अंधेरा नहीं होता। इस आलोक का मतलब जो है वो प्रकाश होता है, और इस आलोक का मतलब चहल पहल नहीं होगा। ठीक है, इस आलोक का मतलब क्या हो गया, आलोक का मतलब हो गया ना करने योग्य, नहीं ऐसे नहीं है। आलोक, इस आलोक का मतलब प्रकाश है, इस आलोक का मतलब क्या है, इस आलोक का मतलब क्या हो जाएगा, आलोक, प्रकाश, आलोक, 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 जिनकी जहाँ पर कोई लोग नहीं, तो जो आलोक है इसका होगा सुनसान स्थान। ठीक है, हाँ जी, कई बार जो है वो याद करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे आलोक का हो जाएगा सुनसान स्थान, जहाँ पर भी अलोक मतलब लोग नहीं रहते हो वो होगा सुनसान इलाका। ठीक है, तो आलोक मतलब प्रकाश और आलोक, आलोक मतलब सुनसान इलाका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो, देखो यहाँ पे व्याख्या भी है। ठीक है, कहीं गलत तो नहीं पढ़ाया, देखो लोक रहित सुनसान बिल्कुल सही पढ़ाया। ठीक है, हो सकता है अभी कहीं थोड़ा बहुत है वो गलत भी हो जाए। ठीक है, तो आलोक का मतलब प्रकाश और आलोक का मतलब जो है वो लोक रहित अर्थात सुनसान। ठीक है, ठीक है, आज तो लाज बच गई भाई। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद जो है वो सही नहीं है। ठीक है, देखो ग्रह और ग्रह, तो एक ग्रह का मतलब घर है और इस ग्रह का मतलब घड़ियाल है, तो ये तो पहला तो सही है। आकार और आकर, आकार का मतलब आकृति, ये तो ठीक है, लेकिन आकर का मतलब रचना नहीं होती। आकर का मतलब हो जाएगा खान, खान या फिर खजाना, खान या फिर खजाना। एक शब्द आएगा अक्कर, इस अक्कर का मतलब हो गया ना करने योग्य, ना करने योग्य। ठीक है, आकार है, आकार का अर्थ हो गया आकृति, आकार का अर्थ हो जाएगा आकृति।
इस अक्कर का मतलब हो गया खान या फिर खजाना, ठीक है, और इस अक्कर का मतलब हो जाएगा न करने योग्य। तीनों शब्द दिखते हैं एक जैसे हैं, लेकिन सभी का अर्थ जो है वो विपरीत है, इनकी अलग अलग तरीके का है, ठीक है। अब देखो, परिमाण और परिणाम। परिमाण का मतलब हो गया मात्रा और परिणाम का मतलब हो गया नतीजा, बिल्कुल सही है। पवन पवन और पावन, पवन वायु और पावन जो है वो पवित्र, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका सेकंड जो है वो सत्य नहीं है, यानी कि असंगत है, ठीक है। अगला देखो भाई, तो अच्छा इतने ही है क्या, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास जो है वो कैसी लगी, और इस क्लास की कंप्लीट पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।